Hey guys, I welcome you all to Bodhrais. Today's is 30 of April 2022 और डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मेन सोर्स जो रेफर किए जाएंगे असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। आगे बढ़ने से पहले अगेन लेट मी रिमाइंड यू द सेम थिंग दैट यस डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। एनी टाइम यू कैन डाउनलोड इट एंड यस इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस देन यू कैन एनी टाइम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सच न्यूज़ है दैट मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है ऑलरेडी स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों देखिए क्लियरली आज हमारा असम ट्रिब्यून में ये डायरेक्टली छप भी गया है, राइट। सो यू कैन एक्चुअली इमेजिन दैट यस पीपल आर craving for these kind of interviews and that too at with such a guidance, proper guidance आपको दिया जाएगा। तो any time you can join this mock interview if you at all feel that you will crack this paper. So anyways मई 12 से ये classes start होंगी, so any time you can join it. anyways आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला गाइड बुक ऑन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे छूट गया, माफ़ कीजिएगा। तो रिसेंटली असम ट्रिब्यून में डायरेक्टली पहले वाले ही फ्रंट पेज में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर फ्रंट पेज तो नहीं, फ्रंट पेज में एक एडवर्टाइजमेंट है नेक्स्ट वाले पेज में, है ना। तो बेसिकली इस गाइड बुक का नाम क्या है? फील्ड मैनुअल फॉर मैनेजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यह ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल क्या है, इन स्पेसिफिकली एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो मिनिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ क्या ये सवाल है दैट क्या ये सिर्फ एकमात्र यही मिनिस्ट्री है जो क्या इस मैनुअल को रिलीज कर रही है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रही है। दैट इज फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ठीक है। और बोला जा रहा है दैट ये बुक जो है पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है असम के लिए। क्यों? क्योंकि असम में अगर देख लीजिएगा एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। इनफैक्ट बोला गया, देखो क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, असम इज़ द हॉट बेड ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर पास्ट 2 डिकेड दैट इज पास्ट अगर 20 साल में अगर आप देख लीजिएगा तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। नाउ WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WII दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आ रही है और अपने डेटा को कंपाइल कर रही है ऑफ द वेरियस फील्ड मैनुअल्स। देखिए क्योंकि इनके पास अपने अलग अलग फील्ड मैनुअल्स होते हैं, ठीक है। तो तीनों फील्ड मैनुअल के डेटा को कंपाइल करके जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सेंस दैट से फॉर एग्जांपल एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या क्या आज तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रैक्टिस अपनाए गए हैं जिससे इन कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, राइट। तो अगेन WWF के अपने मैनुअल का अलग प्रोविजंस है, WII दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अलग अलग प्रोविजंस है, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी अलग प्रोविजंस है। तीनों के प्रोविजंस को बेसिकली कंबाइन करके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको इन मैनुअल में इंक्लूड किया गया है। समझ लो बात? जैसे फॉर एग्जांपल IPCC के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करती है? ये क्या कोई अपना रिपोर्ट निकालती है? नहीं, डिफरेंट जो क्लाइमेटिक रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है दुनिया भर में उसको कंपाइल करने का काम ये करती है, राइट। वैसे ही इस गाइड बुक ऑन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी जो है ना, बेसिकली इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको कंपाइल करके एक जगह रखा गया। समझ गए बात? देखो क्योंकि क्वेश्चंस इसी में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अगेन इट इज़ वेरी मच मोर रिलेवेंट टू असम पर से, बट इट्स नॉट दैट ये मैनुअल जो है ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए। नो नो नो, इट इज अप्लाइड फॉर इवन फॉर कर्नाटका, इवन फॉर मध्य प्रदेश, इवन फॉर महाराष्ट्र एज वेल, राइट। बट द थिंग इज दैट हाँ, क्योंकि असम में ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यू शुड रीड अबाउट इट। एनीवेज नेक्स्ट अगेन द असम ट्रिब्यून से लिया गया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। नाउ एक्चुअली कुछ मिसहैपनिंग्स हुए थे, उसी लिए इंक्वायरी बैठा गया है दैट जल जीवन मिशन स्कीम के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें क्यों एनॉमलीज है। बट चलिए वो क्यों क्या एनॉमलीज है वो सब यार हमें जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बेसिकली मिशन स्कीम के बारे में जानना होता है दैट वो है क्या। जल जीवन मिशन JJM शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए। एनीवे ये फोकस करती है ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। मतलब लोकल लेवल्स में वाटर की सप्लाई साइड मैनेजमेंट, वाटर की डिमांड साइज मैनेजमेंट वो कितनी है। ऐसा तो नहीं है ना डिमांड बहुत ज़्यादा वाटर का और लोगों तक पानी कम पहुँच रहा है, राइट, सप्लाई उतना नहीं है। तो वो सब बेसिकली देखने का काम यह कर रही है, राइट।
एंड इट विल ऑल्सो लीड टू क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे सोचिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, राइट, ऑफ कोर्स लोकल लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर आपके घर में नल से पानी आएगा तो उसके लिए एक यार टैंकी तो सेटअप किया जाएगा ना, है ना। तो वही तो हुआ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट पता है इस टाइप के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सरकारी डिफरेंट अदर जो योजनाएं होती है ना, जैसे मनरेगा, राइट, उसका भी हेल्प लिया जाएगा। समझ रहे हो बात? देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है, इट इज अंडरटेकन इन कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंटल स्कीम्स या फिर प्रोग्राम। अब ये अगर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अगर पानी का टंकी क्रिएट होगा तो कैसे, उसके लिए लेबर चाहिए, राइट, और लेबर कहाँ पर से आता है, सरकारी लेबर्स, ऑफकोर्स मनरेगा के रिलेटेड, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या क्या होगा, अगेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार को बनाना है तो वो कोई भी पर्टिकुलर लोकल लेवल में बनाया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर फॉर रीयूज कैसे किया जाए। देखो अब हम लोगों को क्या पता है, राइट, हम लोगों के पास जनरेशन ने भी कभी भी हाउस होल्ड के वाटर को कंजर्व नहीं किया है, शायद हमने भी नहीं किया, राइट। तो अगर हमें सिखाएगा कौन, सरकार का ही ना दायित्व होता है जी, राइट। तो ये सब जितना भी खर्चा आएगा वो सब सरकार को करना पड़ेगा इस मिशन के अंदर, जिससे सरकार इंश्योर कर सके दैट हर एक बूंद बूंद का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर वे में हो। और साथ ही साथ ये क्योंकि एक कम्युनिटी अप्रोच है, दैट हर कम्युनिटी को लेकर साथ में बढ़ना है। दैट इज़ अगर कोई भी पर्टिकुलर रीजन है और उस रीजन में हमें नल एक पानी का इंपॉर्टेंस बतलाना है, तो अगे एक दो इंसान को तो बताने से नहीं होगा ना, एज अ कम्युनिटी सबको बताना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने पड़ेंगे दैट पानी का क्या स्टैटिस्टिक्स है दुनिया भर में, कितना परसेंटेज ऑफ पानी एक्चुअली में आपके लिए अवेलेबल है, आप कैसे पानी को वेस्ट कर रहे हो। उस पानी को अगर वेस्ट नहीं करके अगर कोई दूसरे काम में लगाओगे, से फॉर एग्जांपल आप अगर कपड़े धो रहे हो, राइट, तो उसी पानी को क्या इस्तेमाल करके आप कोई भी दूसरे चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो दे विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। एनीवेज नेक्स्ट आता है द हिंदू से यह लिया गया है रिगार्डिंग सर्ट इन, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। नाउ एक्चुअली सर्ट इन ने रिसेंटली, जो कि इंडिया की नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, बाय द वे याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंटली स्टेप्स ले रही है जिससे दुनिया भर में, इनफैक्ट स्पेसिफिकली इंडिया में जो साइबर ब्रीचेस है ना उसको रोका जा सके। ना साइबर ब्रीचेस मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास UIDAI आधार कार्ड है, राइट। अब आधार कार्ड का डेटा एक सेंट्रल सर्वर में सरकार के पास है। अब बाई चांस सोचो कल को चाइनीज हैकर्स ने उसको ही कैप्चर कर लिया तो क्या होगा, है ना। हम लोग का डेटा को वो किसी दूसरे को बेच सकती है ना। मतलब कल को सोचो, कल को आपको कोई दूसरा एडो कंपनी से फ़ोन आ रहा है और सर आपको ये स्कीम लेना है, ये तो आपको सोचिएगा ना कहाँ से इस बंदे को आपका फ़ोन नंबर मिल गया जब उसने किया आपको फ़ोन। तो वही चीज़ होता है ना, साइबर हैकिंग इसलिए किया जाता है, राइट, जिससे आपके डेटा को चुरा कर आपके डेटा को दूसरे जगह में बेचा जा सके। समझ रहे हो बात? तो वही चीज़ है, इसी रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ में था दैट हाँ सर्ट इन जो है वो कुछ स्टेप्स ले रही है जिससे साइबर ब्रीचेस को इंडिया भर में रोका जा सके। और मैं जैसे पहले भी बोलता हूँ यार, दैट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हर बार UPSC APSC सब जगह कोई भी सिविल सर्विसेज के पेपर उठा लो, है ना, UPPCS वाले स्टेट सिविल सर्विस का उठा लेना, उसमें भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आपको पूछेगा ही। तो ये एक ऐसा बर्निंग इशू है, ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है विच इज़ ऑन फायर, राइट, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज इन स्टेप्स कैसे स्टेप्स लिए गए साइबर ब्रीचेस को रोकने के लिए। देखो पहली बात तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना इंडिया में, जितने भी इंटरमीडिएटरीज है, डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सबको बोला गया है दैट आपको अगर लगता है दैट आपके वहाँ पर साइबर ब्रीच हुआ है तो प्लीज़ आप 6 घंटे के अंदर हमें इन्फॉर्म करो। क्योंकि अभी क्या होता है ना दैट बहुत जना तो इन्फॉर्म भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपनी है ABC, ठीक है, आपके वहाँ पे साइबर ब्रीच हो गया, क्या आप सरकार को डायरेक्ट आपको बोलने में डर लगेगा दैट अगर सरकार कर को उसको पब्लिक में बोल दे दैट हाँ इस कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया तो कल आपका शायद कस्टमर लूज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कंपनीज बोलती नहीं है, ठीक है। तो बट सरकार ने भी सोचा अरे भाई ठीक है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए सरकार ने बोला नहीं आप हमको बिल्कुल इत्तला कीजिए, हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे बट हम देखेंगे दैट क्या क्यों ब्रीच हुआ है ना, और उस ब्रीच से क्या नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली डेटा सरकार के पास होना ही चाहिए, राइट।
और इसके लिए सरकार ऑफ कोर्स मदद भी करेगी वेरियस कंपनीज की, इंटरमीडियरीज की, डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स की, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। न्यू डायरेक्शंस रिक्वायर वर्चुअल एसेट्स एक्सचेंज, कस्टोडियन, वॉलेट प्रोवाइडर्स। वॉलेट प्रोवाइडर्स मतलब यही जो होता है ना, दैट आपके जो स्टॉक या फिर बिटकॉइंस वो सब जो खरीदते हो, है ना, उन लोग को सबको बोला गया दैट आपको अपने कस्टमर्स का केवाईसी मेंटेन करना है। कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज विल ऑल्सो हैव टू रजिस्टर वैलिडेटेड नेम्स इवेंट्स। वही केवाईसी कहीं ना कहीं हमको इंश्योर करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर्स विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस टू सर्ट इन, मतलब वही अल्टीमेटली जो भी आपके अगर ब्रीचेस हो रहा है तो मेक श्योर करना दैट आप 100% हम भी आपको असिस्ट करेंगे, बट आप भी हमें असिस्ट करो, जिससे हमारे देश में जो भी जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हो रही है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम लोग मिटिगेट कर सकें। क्योंकि अभी अगर मिटिगेट करेंगे तो फ्यूचर में अगर इस टाइप की इंटेंसिटीज़ को हम लोग प्रॉपर्ली जज आउट कर सकते हैं और प्रॉपर्ली उस पर काम किया जा सकता है। सर्टेन के अगर बारे में बात करें तो अगेन आपको याद रहना चाहिए दैट ये नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स को कंसर्न करती है अगर कहीं पर भी ये अकर हो तो, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में। ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये क्या करती है, कोई भी साइबर इंसिडेंट अगर होती है उसके डेटास को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और डिसमिनेट करना उनका काम होता है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को फोरकास्ट और अलर्ट करना भी इनका काम होता है ना। और ये डायरेक्ट केंद्र सरकार को भी इत्तला करती है ऑफ कोर्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट्स वो तो खैर ये सब तो खैर मैंने बता ही दिया आपको। एनीवेज नेक्स्ट द हिंदू से ये लिया गया है रिगार्डिंग कर्नाटका का एंटी काउ स्लॉटर लेजिस्लेशन। देखो एक बेसिकली एक डेयरी फार्मर्स के कन्वेंशन जो है कर्नाटक गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है दैट आपने जो एंटी काउ स्लॉटर लेजिस्लेशन लाया ना उस पर प्लीज़ रोक लगा लीजिए, क्योंकि आपके इस कानून से जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। किसान मतलब सब समय वही मत सोचना दैट खेती करने वाले किसान, है ना, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन जनरल की बात कर रहा हूँ। और एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं आता है, उसमें डेयरिंग भी आता है, फिशरीज भी आता है, मतलब कोई भी प्राइमरी एक्टिविटीज़। 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है ना यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी में अगेन मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी में सर्विसेज और प्राइमरी में जो है यह आपके सर्विसेज जैसे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। कंसर्न्स क्या है, पुलिस वेयर हैरासिंग फार्मर्स, वही ना मैंने बोला, जब फार्मर्स को अंडर वॉच रखा जाए। देखो यहाँ पे एक चीज़ जो बोला गया ना ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली गई है दैट फार्मर्स को तो आप वॉच में रख रहे हो, है ना, दैट काउ स्लॉटर कहीं फार्मर्स के द्वारा ना हो या फिर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। बट आप वहीं पर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो जो उसको बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हो, तो फार्मर्स के ऊपर क्यों भाई, ठीक है, पर्टिकुलरली डेयरी फार्मर्स, है ना। तो अब अगर ऐसा अगर करोगे ना तो हमें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्विट कर देना पड़ेगा, है ना, और एग्रीकल्चर या फिर जो भी डिफरेंट अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्योंकि वैसे ही तो यार ये एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान इतने दुखद है, राइट। ऊपर से अगर आप इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेगे तो और भी किसानों का हालत पंक्चर हो जाएगा, राइट। सो इवन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल हैज़ बिकम डिफिकल्ट एज फार्मर्स नीड टू टेक परमिशंस। अरे भाई ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे रीजन ट्रांसपोर्ट करना भी इनको मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में अथॉरिटीज़ आ जाती है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। ये क्या यार, ये तो मतलब आप तो जब हम लोग बोल रहे हैं दैट ईज़ ऑफ सर्विसेज को हम लोग प्रमोट करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं पर ये क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक रोक लग जा रहा है, राइट। तो ओवरऑल डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड सरकार के द्वारा क्लियरली बोला गया दैट ठीक है, आप एक काम करो ना सरकार, आप ही हमसे अनफर्टाइल जो काउज है उसको आप खरीद लो ना हमसे डायरेक्ट। अगर आप हमें मार्केट में नहीं बेचना चाहते हो तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप ही खरीद लो, या फिर जब तक ये आप लेजिस्लेशन को विड्रॉ नहीं कर लेते हो, राइट। एंड द सेक्टर विल टेक द लार्जेस्ट हिट। हाँ, ये भी बिल्कुल बोला गया, क्योंकि देखो डेयरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जो कि अभी बूमिंग सेक्टर है ना। इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स देखो ना, आप पहले क्या दूध पीते थे, है ना, अभी लस्सी, मट्ठा, है ना, दूध से बना हुआ क्या क्या नई चीज़ हम लोग पीते हैं यार, है ना। तो अगेन दूध का जो ये मार्केट है ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, राइट। और उसी मार्केट को आप लेकिन गंदे तरीके से हिट हो जाएगा अगर आप इस टाइप के लेजिस्लेशन को प्रमोट करोगे तो, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आया गया था क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना वो बेसिकली अपोज कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। बोल रही है दैट अरे भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एंटी माइनॉरिटी है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स है, ठीक है। एनीवेज ना
अब हम लोग उस इशू में नहीं जाएंगे दैट क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। हम लोग जो है मेन ये चीज़ देखेंगे दैट हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखो ये है क्या, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड मतलब सिविल रिलेटेड मैटर्स में जो कानून होते हैं ना, अलग अलग रिलीजन में, हिंदुइज्म में ले लो अलग है, हिंदुइज्म में इनहेरिटेंस अगर देख लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 भाई है 2 बहन है, राइट, तो पापा का जो प्रॉपर्टी है ना, कानूनन तो बहन 4 भाइयों में 4 भाई बहन में से 25% चारों को मिलेगा, ठीक है। बट वहीं पर ये अगर मुस्लिम के रिलेटेड हो ना, तो मुस्लिम्स में औरतों को कम मिलता है जमीन, समझ रहे हो बात। तो यही चीज़ है। तो ये तो सिविल लॉ हुआ, सिविल लॉ की यूनिफॉर्म है नहीं, अलग अलग लोगों, अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसके उनके धर्मों में अलग चीज़ लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ बन जाएंगे। इससे क्या होगा दैट लॉ का इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव वेरियस जजेस के लिए भी। एनीवेज, तो ये है क्या, ये एक जेनरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज है जो कि हर एक सिटीजन को इक्वल ट्रीट करेगा इनरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे बिलोंग टू, ठीक है। हमारे अगर संविधान में देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला गया है। बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। दे माइट डायरेक्टली आस्क यू दैट आर्टिकल 44 में क्या है, ठीक है। सो मेक श्योर। अ सेक्युलर रिपब्लिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कॉमन लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स। और अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे देश में लाते हैं तो ऑफकोर्स दिस विल ऑल्सो अबाइड बाई द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आर इंडिया, राइट। बट ये तो फॉर द मोशन है दैट हाँ सेक्युलर फैब्रिक को ये प्रमोट करेगा। बट अगेंस्ट द मोशन बोलने वाले क्या बोल रहे हैं दैट अरे भाई देखो आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे को बोलता है दैट हम अपने फ्रीडम, मतलब हम अपने जाति धर्म के राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रीडम कर सकते हैं, फ्रीडम वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। बट सवाल ये होता है दैट क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या हमारा जो फंडामेंटल राइट है, क्या वो एब्सोल्यूट है? नो, राइट। सो इज देयर अ प्रोविजन दैट इन फ्यूचर, इज इट प्रोविजन दैट हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है इंडिया में? द आंसर इज यस। बट अगेन दूसरा भी क्वेश्चन है दैट क्या इज इट द राइट टाइम फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? इनफैक्ट लॉ कमीशन ने बोला है दैट नो, इट इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ कमीशन ने बोला, राइट। सो सब कुछ मतलब तीनों पर्सपेक्टिव में, मतलब फॉर द मोशन भी आपको समझ में आ गया, अगेंस्ट द मोशन भी समझ में आ गया, और कंक्लूजन भी अगर बाई चांस आपको पूछे तो कैसे भी लिखना है समझ में आ गया, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो एक्स्ट्रा न्यूज़ था मिसलेनियस टॉपिक का, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है विच इज़ बेस्ड ऑन कहाँ? लंदन। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम्स में। इट वॉज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट ग्लोबल कोल इंडस्ट्री, दुनिया की जो कोल इंडस्ट्री है ना उसको रिप्रेजेंट करने का काम है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन को ग्लोबल फोरम में। जो क्या क्या करती है? लॉबिंग करती है सरकार के पास, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है, कोल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है वेरियस गवर्नमेंट एंड डिसीजन ऑफ डिसीजन मेकर्स को, जिससे फ्यूचर में अगर कुछ कोल रिलेटेड क्राइसिस आए तो वो चीज़ जिससे ना हो, ठीक है। वैसे ही दोस्तों और एक न्यूज़ था रिगार्डिंग ह्यूमन बर्ड फ्लू इन्फेक्शन। पहला ह्यूमन बर्ड फ्लू इन्फेक्शन केसेस जो है कंफर्म किया गया यूएस के कोलोराडो में, इसलिए बेसिकली न्यूज़ था क्योंकि इस टाइप से कभी भी डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना यार, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों एमसीक्यूज में, है ना। कल के एमसीक्यूज कुछ हम लोग डिस्कस करें पहले। देखो कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएमडी के रिलेटेड, वैसे बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। डी आंसर इसका सही था। देखो क्योंकि देखो ये सब तो आप क्लियरली बोल दोगे, ये पहला वाला और तीसरा ऑप्शन ये तो खैर सही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कंफ्यूजन हो जाता है इसमें दूसरा और चौथा वाले में। देखो जब क्या है ना दैट अगर आपका 4.5 से 6.4 डिग्री अगर नॉर्मल, उसको अगर हम लोग हीट वेव डिक्लेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा दैट इज 6.4 से ज़्यादा अगर डिग्री हो गया तो ऑब्वियस वो तो कॉमन सेंस का बात है भाई, उसको तो ऐसे भी सीवियर हीट वेव हो जाएगा, है ना। मतलब अगर दिमाग की बत्ती भी जला गई, इसलिए मैंने बोला था ना दैट इसको एनालाइज करने के लिए दिमाग की बत्ती भी थोड़ा जलाना पड़ेगा। वैसे ही 4th नंबर ऑप्शन में भी वही चीज़ है दैट अगर बियॉन्ड 47 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट वेव है तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यहाँ पर लिमिट तो नहीं बोला गया है ना, इसका लोअर लिमिट बोला गया, तो इसके ऊपर तो ऑफकोर्स सीवियर हीट वेव भी होगा। क्योंकि हीट मतलब समझ रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री भी अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई हालत टेम्परेचर खराब हो जाता है इंसान का, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो ना 45 से 47 2 डिग्री मिनिमम, ये भी मिनिमम लोअर बैंड है 47 डिग्री, है ना। तो अपर बैंड तो सोच ही लो क्या होगा, तो ये तो ऑफकोर्स सीवियर हीट वेव में ऐसे भी आ रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए बहुत लोग कम लोगों ने आंसर इसका एनीवेज दिया है, बट एनीवेज आई विल कंसिडर इट हूसोवर हैज गिवन द रॉन्ग आंसर, आई विल स्टिल कंसिडर देम एज वेल, राइट, क्योंकि धीरे धीरे एनालाइज करोगे तो चीज़ें सुधरती जाएंगी। एनीवेज नेक्स्ट था हेपेटाइटिस बी के रिलेटेड, जिसका सही आंसर था 2 ओनली, क्योंकि पहला वाला जो आंसर था हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फेक्शन इन किडनी, नहीं भाई ये लिवर का था, ठीक है। सो एनीवेज बाकी तो आपको समझ में आ ही गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रिलेटेड न्यूज़ था। 2 ऑप्शंस दिए गए थे, इसका दूसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। पहला ऑप्शन ये गलत नहीं था क्योंकि यहाँ पे 1920s में दिस वाज द ऑप्शन, ठीक है। सो एनीवेज 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है ये है DBB, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो मेक श्योर दैट आप लोगों में से जो आंसर इसको सही कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज आज का क्वेश्चन पूछ लें, ये नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 2 ऑप्शन दिए हुआ है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात बोलता है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस 1972। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, ABCD, ऑप्शन खुद से देख लो और आंसर भी खुद से लिख लो। नेक्स्ट जल जीवन मिशन के रिलेटेड न्यूज़ था, क्वेश्चन है, इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, ठीक है। आपको बताना है दैट इज इट ट्रू, दूसरा ऑप्शन भी देख लो और नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना दैट कौन सा सही ऑप्शन है। तीसरा है रिसेंटली फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बर्ड इन्फेक्शन कंफर्म्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, USA, रशिया या फिर यूक्रेन। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है गवर्नर के रिलेटेड, ठीक है। गवर्नर एट टाइम्स डू नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इम्पार्शियली एंड एफिशिएंटली लीडिंग टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो उसके अगेन हम लोगों ने एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। गवर्नर के बारे में आपको लिखना है, इश्यूज क्या क्या एक्चुअली में हो रहे हैं और क्या हमें चाहिए, राइट। तो अगेन पंची कमीशन के एस्पेक्ट को हम लोगों ने रिलेट किया, विच कैन ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो इंक्लूड इट। एंड फाइनली वे फॉरवर्ड, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ दैट सबके अलग अलग वे फॉरवर्ड पॉइंट्स होता है। We will be very much happy to see your answer as well, right? So anyways, just go through it and just try to solve it yourself as well. And मिलते हैं next class में, till then bye bye, take care and thank you for listening to the whole video guys, thank you very much.